साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम पुनः लेकर के हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का। जी हाँ, हम धीरे धीरे अपनी श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपका उत्साह हमें बिल्कुल दिखाई देता है कि आप हमारे साथ लाइव चैट में लगातार बने रहते हैं प्रत्येक एपिसोड में। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हम मना रहे हैं श्रावण मास का पावन पर्व महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो शिव शंकर की कृपा से निश्चित रूप से पाएं। साथियों, हम पूरे श्रावण मास में जो है पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सरकार ने जो पाबंदियां लगाई, इसलिए हमें जो पूजा पाठ करना है, पूजा अर्चन करना है, वो अपने घरों में रहकर ही करना है, ताकि कोरोना महामारी से हम अपने देश को बचा सकें, इस विश्व को बचा सकें। और हम चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य को लेकर के भोलेनाथ से यही कहें कि पूरा जो विश्व है ये एक परिवार की तरह है और उसमें शांति बनी रहे। साथियों, आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का 8वां एपिसोड, क्योंकि अब तक 7 एपिसोड हो चुके हैं और 7वें एपिसोड की जो विनर थी, जिन्होंने प्रथम स्थान पाया, वो थी सिंपल, जो कि इस समय दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रही हैं और वही विजेता रही एपिसोड 7 की। 8वां एपिसोड मैं अमित कुमार तेवतिया और मेरे सहयोगी टीकेस के साथ हम शुरू कर रहे हैं। और साथियों, ध्यान रखें कि आप इस 8वें एपिसोड में भी हमें उतना ही उत्साह, उतना ही प्रेम देंगे जितना कि हमारे पुराने एपिसोडों में रहा है। आइए शुरू करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आज का एपिसोड 8। आइए साथियों, देखते हैं एपिसोड 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। आपको देना है जवाब, बताना है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में सबसे बड़ा देश, अग्रणी देश दिए गए विकल्पों में कौन सा है? सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस देश में होता है? साथियों, जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का, जर्मनी, जापान, चीन या यूएसए। आपकी स्क्रीन पर इस समय क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आपके लाइव चैट के माध्यम से लगातार हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन आज के जो पूरा का पूरा एपिसोड है, आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल है, परीक्षाओं में आपने देखे होंगे। दीजिएगा जवाब और लाइव चैट में बने रहें। एपिसोड 8 खेलो खेल ज्ञान का अमित कुमार तेवतिया के साथ इस समय आप खेल रहे हैं। साथियों, लगातार हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और आइए आपको सौंप देते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, चाइना। चीन सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब विशेष जानकारी नोट कर लीजिए कि सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो बनाने के लिए गठबंधन हुआ, इसमें कुल 122 देश सम्मिलित हैं। यह मोदी जी के प्रयास से हुआ। और आप ये भी जान लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है वो हमारे यहाँ अर्थात हिंदुस्तान के गुरुग्राम हरियाणा में है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पर विश्व में, और यदि भारत में पूछा जाए तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। गिद्धों की घटती हुई संख्या का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए डिक्लोफेनिक, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है मैक्सीक्लोरो और ऑप्शन डी क्लोरोफोनिक। दीजिएगा जवाब कि हिंदुस्तान में जो गिद्धों की संख्या कम हुई, किस कारण से गिद्ध मरे, और आज गिद्ध संरक्षण हो रहा है, गिद्धों को बचाया जा रहा है कि यह प्रजाति कहीं पूर्णतः विलुप्त ना हो जाए। दीजिएगा जवाब कि गिद्धों की घटती हुई संख्या का प्रमुख कारण क्या रहा? डिक्लोफेनिक, ऑक्सीटोसिन, मैक्सीक्लोरो या क्लोरोफोनिक।
ऑप्शन 2A, 2B, 2C, 2D करके आप हमें उत्तर दें। जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो भी ये बात नोट कर लें कि आपको जो आंसर देना है, यदि आप दूसरे प्रश्न का A ऑप्शन बताते हैं तो आपको 2A लिखना होगा। और लाइव चैट में सबसे पहले जब आपका जवाब हमारे पास पहुंचेगा तो निर्णायक मंडल उसको बड़ी सजगता के साथ नोट करेगा। आपके जवाब हमको मिल रहे हैं साथियों। आइए बारी हमारी है, आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। जी हां, डिक्लोफेनिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। डिक्लोफेनिक एक दर्द निवारक दवा है जिसका प्रयोग पशुओं में किया जाता है। पशुओं में इंजेक्शन लगाया जाता था डिक्लोफेनिक का, और कुछ पशु उसके बाद यदि वो एक्सपायर कर गए हैं, पशु मर गया है, तो उसको गिद्ध खाते थे। गिद्ध उस पशु को खाने के बाद डिक्लोफेनिक दवा से प्रभावित होते थे और उनके जो गुर्दे थे, जो किडनी थी, वो फेल हो जाती थी। अतः डिक्लोफेनिक ही ऐसी दवा रही जिसके कारण गिद्धों की संख्या निरंतर घटती चली गई। और अब सरकार एक प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में भी एक गिद्ध संरक्षण का जो है निर्णय लिया गया है बनाने का, और हरियाणा में एक जटायु नाम से गिद्ध संरक्षण उद्यान केंद्र बन भी चुका है। आगे बढ़ते हैं, यह जानकारी रही क्वेश्चन 2 के विषय में। आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी हुगली। इन चारों जनपदों में ऐसा कौन सा एक स्थान है जहां राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है? जी हां, डॉल्फिन अनुसंधान, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, इसके लिए अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? भागलपुर में है, पटना में है, बलिया में है या हुगली में है? जो भी आप समझते हैं आप जवाब दीजिएगा 3A, 3B, 3C, 3D करके। वेरी गुड। लाइव चैट में लगातार आपके आंसर हम तक पहुंचते हैं साथियों, और हम नोट करते हैं उस बच्चे का आंसर लाइव चैट को रोक करके जिसका जवाब सबसे पहले हमें मिलता है। तीसरे प्रश्न के आंसर हमें लगातार आ रहे हैं, बारी हमारी है, आपको सौंप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हां, पटना। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, आपने भागलपुर भी पढ़ा होगा। यहां हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में, बिहार में है, जबकि राष्ट्रीय डॉल्फिन उद्यान, संरक्षण उद्यान जो है वो भागलपुर, बिहार में है। दोनों ही बिहार में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सही सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, बिहार में है, जबकि डॉल्फिन के लिए उद्यान जो है, संरक्षण उद्यान, वो भागलपुर, बिहार में है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य कौन सी उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो मनुष्य है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें मनुष्य कहाँ टिकता है? प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है? 4A, 4B, 4C, 4D। क्या है आपका आंसर? शाबाश, दीजिएगा जवाब। लगातार आंसर हमें आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सही जवाब जानते हैं। कुछ कहते हैं जी नकल करके जवाब दिया जा रहा है। यहाँ नकल की बात नहीं है, केवल आप आंसर दें। अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं तो भी आपका भला ही भला है। यहाँ निश्चित रूप से आप जानेंगे कि मनुष्य किस खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक कौन सा उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्पों में सही जवाब अब बारी हमारी, आपको सौंप दें। नोट कर लीजिएगा कि आपका जवाब हमारे जवाब से मिलता है या नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हां, विकल्प बी, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है मनुष्य। समझ लीजिएगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो केवल उत्पादकों पर निर्भर हैं, अर्थात जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जो पूर्णतः शाकाहारी हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता एवं उत्पादक पर निर्भर हैं, अर्थात जैसे कुत्ता है जो सर्वाहारी है, बिल्ली है और मनुष्य है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो पूर्णतः मांसाहारी हैं, जैसे कि चीता है, शेर है, बाघ है, ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और साथियों, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं
घटक जो हैं, जो जैवीय घटक हैं, जो अपघटक हैं, जो अपघटन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पूर्णतः जानकारी क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप क्वेश्चन संख्या 5। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी चिनाब। इन चारों विकल्पों में कौन सी एक ऐसी रिवर है जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? जवाब दीजिएगा यदि आप जानते हैं। 5A, 5B, 5C या 5D। इस समय एपिसोड 8 खेलो खेल ज्ञान के कार्यक्रम के अंतर्गत आप हैं, और जिन बच्चों ने अपना मोबाइल लेट चलाया है कोई बात नहीं, आप भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। दीजिएगा जवाब, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है? क्योंकि इससे पहले एपिसोड में हमने रूस और चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली नदी आमूर के विषय में बात की। आज हम पूछ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? झेलम करती है, सतलज है, रावी है या चिनाब है? बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, शायद जानते हैं। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, झेलम। झेलम ही वो नदी है जो निर्धारण करती है सीमा का भारत और पाकिस्तान के बीच। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन सा एक तेल भंडार का केंद्र गुजरात में नहीं है? ऑप्शन ए अंकलेश्वर, ऑप्शन बी कालोल, ऑप्शन सी ऐश्वर्या, ऑप्शन डी लूनेज। यह चारों जो विकल्प हैं यह तेल के भंडार के कुएं हैं, और इनमें आपको बताना है कि 3 गुजरात के अंदर हैं, 1 गुजरात में नहीं है। यदि आप जानते हैं तो दीजिएगा हमें भी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? अंकलेश्वर, कालोल, ऐश्वर्या और लूनेज में कौन सा एक तेल का भंडार है जो गुजरात के अंतर्गत नहीं है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र निश्चित रूप से यह जानता है कि कौन सा एक ऐसा तेल का कुआं है जो तेल भंडारण का स्थान है जो गुजरात के अंदर नहीं है। आपके लगातार जवाब हमें मिल रहे हैं लाइव चैट में, बने रहें हमारे साथ। 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप बहुत कुछ सीखते हैं। बारी हमारी है, आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हां, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या और मंगला भाग्यम यह राजस्थान के बाड़मेर में है। वहीं अंकलेश्वर की खाड़ी, कालोल और लूनेज गुजरात के तेल भंडार के प्रमुख केंद्र हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो तेल का भंडार है वो असम में है, परंतु सबसे अधिक तेल उत्पादन जो होता है वो होता है मुंबई हाई, अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं, नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चारों विकल्प आपके सामने इस समय स्क्रीन पर हैं। आप जो जानते हैं तो जवाब दीजिएगा 7A, 7B, 7C या 7D। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक विकल्प है जिसे हम धान का कटोरा के रूप में भारत में जानते हैं? शाबाश, आपके लाइव चैट के माध्यम से हमें लगातार उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। सभी बच्चे जो हमें जवाब देते हैं वो अपनी समझ के अनुसार है, लेकिन आपका उत्तर हमारे उत्तर से मिलना चाहिए, तो आपके जवाब निश्चित रूप से सही होगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बारी हमारी आपको सौंपते हैं। सही जवाब है डी ऑप्शन, अर्थात आंध्र प्रदेश। जी हां, आंध्र प्रदेश ही भारत के अंदर धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का 77% एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि का क्षेत्र है, वो धान के लिए ही है। इसीलिए हम आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक धान उत्पादन, तो पश्चिमी बंगाल। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज पंजाब।
और कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि छत्तीसगढ़ उन्होंने पढ़ा होगा यदि किसी बुक में, तो छत्तीसगढ़ को इसलिए धान का कटोरा पहले कहा गया होगा क्योंकि वहां भंडारण सबसे अधिक होता था। लेकिन आंध्र प्रदेश 77% एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फॉर राइस, चावल के लिए है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को बोलते हैं भारत के धान का कटोरा। आगे देखेंगे आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी बाह्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इन चारों मंडलों में कौन सा एक ऐसा लेयर है जहां जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण होता है? यदि आप जानते हैं कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसको बांटा गया है अलग अलग परतों में, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है, तो दीजिए आप जवाब कि कौन से मंडल में हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग त्वचा कैंसर, परंतु पृथ्वी की चादर का कार्य, पृथ्वी के छाते का कार्य, पृथ्वी की छतरी कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। जवाब हिंट बहुत हो गए हैं, आंसर लीजिएगा। सही जवाब जिन बच्चों ने हमें दिया है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी हां, समताप मंडल। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे जी ओजोन मंडल क्यों नहीं है? क्योंकि समताप मंडल की बाहरी परत ही ओजोन मंडल होती है, अर्थात जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है और ओजोन गैस ही अवशोषण करती है हानिकारक पराबैंगनी किरणों का, मनुष्यों को बचाती है त्वचा कैंसर से। साथियों, ओजोन मंडल किसी किसी किताब में अलग लिख दिया गया है ओजोन मंडल, लेकिन ओजोन मंडल समताप मंडल का जो बाहरी किनारा है उसी को हम ओजोन मंडल कहते हैं और वही अवशोषित करता है, इसी को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। माउंट विंसन किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? चारों विकल्प आपके सामने हैं। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सी महाद्वीप में जो माउंट विंसन है वो सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि सातों महाद्वीपों के गर्त और सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियां भिन्न भिन्न हैं। यहां माउंट विंसन के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। 9A, 9B, 9C, 9D लगातार हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और बच्चों ने सभी के सभी उत्तर दे दिए हैं, लेकिन सही जवाब वही होगा जो आपको बताया जाएगा खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 8 के अंतर्गत। 9A, 9B, 9C या 9D, क्या होगा उत्तर आप देखेंगे कुछ ही क्षण के बाद। आइए सौंप देते हैं, आपको इंतजार नहीं कराते हैं। सही जवाब है 9B, जी हां, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, जो घटता बढ़ता महाद्वीप भी है। अंटार्कटिका, जिस पर मनुष्य नहीं होते, जिस पर कोई आबादी नहीं होती, वही अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर है एल्बुर्ज, अंटार्कटिका का माउंट विंसन, ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैककिंले अलास्का में। जी हां, तो चारों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर आपको सौंप दिए गए हैं। 9C, 9B, 9A, 9D में जो सही जवाब है वो 9B है। जिस बच्चे ने हमें 9B जवाब दिया है उसका नाम कर लिया गया है नोट। बढ़ते हैं आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा गया है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। इनमें एक कौन सा ग्रह है जिसको जीवाश्म ग्रह कहा गया है? 10A, 10B, 10C या 10D? समय चल रहा है, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि लाइव चैट में बच्चे जब तक आंसर देते हैं तब तक आपको जवाब नहीं सौंपा जाता। जैसे ही लाइव चैट में जवाब आने बंद हो जाते हैं आपको प्रश्न सौंप दिया जाता है। फिर भी कुछ बच्चे हैं कि जिनका जो नेट है वो स्लो स्पीड में चलता है, उनका आंसर हमारे आंसर देने के बाद हमें मिलता है। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम उनके उत्साह का, उनके इस खेलो खेल ज्ञान के जुड़ने के स्नेह का सम्मान करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जी हां, चंद्रमा।
चंद्रमा ही जीवाश्म ग्रह कहलाता है। अब बच्चों के मन में एक नया प्रश्न कि चंद्रमा तो उपग्रह है, यह ग्रह कैसे हो गया? लेकिन चंद्रमा ही है। आप जब अध्ययन करेंगे तो चंद्रमा को पाएंगे कि जीवाश्म ग्रह के रूप में चंद्रमा को पढ़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर जो जीवाश्म होते हैं, जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं और वह मिलते हैं चंद्रमा पर, इसीलिए चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा गया है। बिल्कुल सही जवाब जो है यहाँ 10B है। साथियों आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? ऑप्शन ए आर्टिकल 123, ऑप्शन बी आर्टिकल 124, ऑप्शन सी आर्टिकल 125, ऑप्शन डी आर्टिकल 126। दीजिएगा जवाब फटाफट कि भारत के माननीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? और 11A, 11B, 11C या 11D। जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आंसर इसी प्रकार से देना है। आप 11A लिखें, 11B, 11C या 11D करके आप जवाब दें, ताकि निर्णायक मंडल को स्पष्ट हो कि आपने किस प्रश्न का कौन सा विकल्प दिया है और हम उसे नोट कर पाएं। और साथियों कोशिश करें कि आप प्रथम आए, फटाफट आप चैट में जवाब हमें दें ताकि हम उसको नोटिस करते रहें और देखें कि कौन है एपिसोड 8 का विजेता। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? यह प्रश्न है। बारी हमारी, आपको आंसर देते हैं साथियों। जवाब है 11A इज द करेक्ट आंसर, अर्थात 123 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यदि संसद उस समय ऑफ है, पार्लियामेंट नहीं बैठ रही है और कानून बनाने की आवश्यकता है, तो ऐसे कानून को स्वयं राष्ट्रपति बना सकते हैं। यही है अध्यादेश जारी करना। अर्थात हमारे यहाँ देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और जब संसद छुट्टी पर है, संसद नहीं बैठ रही है, संसद की कोई बैठक नहीं, और ऐसे में यदि किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो उसको स्वयं राष्ट्रपति बना सकते हैं, और यही होता है अध्यादेश जारी करना। आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। वह आरंभ में कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह, ऑप्शन डी 14 दिन। अर्थात राष्ट्रपति शासन की किसी राज्य में आरंभिक अवधि कितनी होती है, ये आपको जवाब देना है। 6 महीने तक होता है, 3 महीने तक होता है, 2 महीने तक होता है, या केवल 14 दिन होता है? अब आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब तो दीजिएगा। 12A, 12B, 12C, 12D करके आप हमें जवाब दे सकते हैं और हमारा निर्णायक मंडल इसको नोट करेगा। शाबाश। लाइव चैट में आप बने रहें हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 आप खेल रहे हैं, और साथियों सजगता से उत्तर दें, सोच समझकर जवाब दें। बारी हमारी है, हम आपको उत्तर देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 12C इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति शासन की आरंभिक अवधि केवल 2 महीने होती है, और 2 महीने में पार्लियामेंट में उसको पास करना होता है, और वह 6 मंथ हो जाता है। कुछ बच्चे ज्यादातर जवाब तो 6 महीना दिया है। 6 माह के लिए संसद राष्ट्रपति शासन को आरंभ में बढ़ा देती है, लेकिन राष्ट्रपति जब स्वयं निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति शासन का, तो उसकी अवधि केवल 2 महीने होती है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? सवाल यह है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। इन चारों विकल्पों में आपको वह जवाब हमें सौंपना है कि सबसे पहले देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। 13A, 13B, 13C, 13D। फटाफट दीजिएगा आंसर। वेरी गुड। लाइव चैट में बहुत तेजी के साथ बच्चे जवाब देते हैं, और आपके जो आंसर हैं वो लगातार हम तक पहुंचते हैं, और हम भी लेकर के हाजिर होते हैं प्रत्येक रविवार में सुबह 10 बजे। आप लाइव चैट के माध्यम से हमसे जुड़ें
क्योंकि यह 30 प्रश्न निश्चित रूप से आपके आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक मेरुदंड का काम करेंगे। आइए आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, 26 जनवरी 1930 को ही पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। रावी नदी के किनारे रात्रि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और घोषणा की कि अब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। साथियों, तो पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी अखंडता की स्वतंत्रता। इन चारों जो स्वतंत्रता विकल्प में दी गई हैं, इनमें कौन सी एक ऐसी स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ये आपको जवाब देना है। विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है या अखंडता की स्वतंत्रता नहीं है। साथियों, जिसने संविधान पढ़ा है, गहराई से समझा है, संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा है, वह इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में किसको स्वतंत्रता का वर्णन जो है उल्लेख नहीं है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की या अखंडता की। साथियों, सही जवाब भी बच्चे हमें दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं। आइए आपको बता दें, इंतजार नहीं कराते हैं। सही जवाब है 14 डी। जी हां, अखंडता की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दर्शाई गई है, जिनमें ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। जी हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, जो हम भारत के लोग से शुरू होती है। जबकि पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और साथियों, यहाँ जो स्वतंत्रता हैं वो 5 हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। धनुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? पुनः प्रश्न सुन लीजिएगा, धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? इन चारों वेदों में इनका एक एक उपवेद है। अब आपको यह बताना है कि धनुर्वेद इन चारों वेदों में किसका उपवेद है? 15A, 15B, 15C, 15D। दीजिएगा जवाब साथियों। इस समय आप खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 8 में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें हमारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सही जवाब हमें मिला है, बारी हमारी है, हम भी आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जी हां, यजुर्वेद ही सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 का, क्योंकि धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। जिस प्रकार से चारों वेद आप विकल्प में देख रहे हैं, यदि हम चारों उपवेदों की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गंधर्व वेद, ये प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। और इन्हीं में से जो धनुर्वेद उपवेद है वो है यजुर्वेद का। आप देखेंगे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। आगम किस धर्म का पवित्र साहित्य है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन में है पारसी धर्म और डी में यहूदी धर्म। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक विकल्प है जो आगम जो साहित्य है वो किस धर्म से संबंधित है? 16A, 16B, 16C, 16D। व्हाट विल बी योर आंसर? हम देखेंगे केवल कुछ पल के बाद, क्योंकि आप लाइव चैट में बने रहें और देते रहें जवाब कि 16A, 16B, 16C या 16D। लगातार आपके ऑप्शन जो है वो हम तक पहुंचते हैं, आपका उत्तर हम तक पहुंचता है, हम नोटिस करते हैं और फिर जानकारी आपको देते हैं तुरंत बाद कि कौन है विजेता।
साथियों क्वेश्चन नंबर 16 के जवाब भी हमें मिल रहे हैं। बारी हमारी है, हम आपको इंतजार नहीं कराते, देते हैं जवाब। सही जवाब दिया है बच्चों ने 16A, जैन धर्म ही वो धर्म है जिसके साहित्य को आगम साहित्य कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इनको पूर्व कहा जाता था। जो जैन धर्म के विषय में बातें लिखी गई थी उनको पूर्व बोलते थे, लेकिन कुछ पूर्व के खो जाने के बाद बहुत कम संख्या में रह गए हैं और उनका संकलन किया गया आगम के नाम से। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म की जो स्थापना की, जैन धर्म के प्रवर्तक रहे महावीर स्वामी, जो अंतिम प्रवर्तक रहे और 24वें तीर्थकर थे, इन्हीं के विषय में आगम साहित्य में वर्णन है और यह जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है, पवित्र साहित्य है। बढ़ते हैं आगे, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। किस शासक के द्वारा प्रचलित सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन किया गया? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। जी हां, आपको बताना है कि इन दिए गए शासकों में कौन सा एक शासक था जिसने सिक्कों का प्रचलन, जिन सिक्कों का प्रचलन कराया उन पर महात्मा बुद्ध का फोटो छपा था, महात्मा बुद्ध की तस्वीर का अंकन था। बिंदुसार, पुष्यमित्र सुंग, महान अशोक या कनिष्क? किस शासक के द्वारा प्रचलित सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन किया गया? देते रहिएगा जवाब। वेरी गुड। 17A, 17B, 17C या 17D, क्योंकि हम करेंगे नोट सही जवाब और आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 आप देख रहे हैं। साथियों, यदि आप हमारे पुराने एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के द्वारा प्ले लिस्ट में जाएं, आपको वहां एपिसोड 1 से लेकर के 8 तक लगातार सभी एपिसोड मिलेंगे। 8 एपिसोड का मतलब होगा कि लगभग 240 प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं और 240 प्रश्न का मतलब मैं समझता हूं कि 1000 प्रश्नों के उत्तर आप उन 240 प्रश्नों को सुनकर दे सकते हैं। तो यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, वो हमारी प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, कनिष्क। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क ने सिक्कों का प्रचलन कराया और उन सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन था। बौद्ध धर्म का अनुयायी, महायान शाखा को मानता था। जी हाँ, हीनयान और महायान शाखा में महायान शाखा का जो है अनुयायी था कनिष्क, और कनिष्क ने ही महात्मा बुद्ध के अंकन के सिक्के चलवाए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सी एक पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन ए आशिका, ऑप्शन बी नुहसीफर, ऑप्शन सी तुगलकनामा, ऑप्शन डी आखिरी कलाम। इन चारों विकल्पों में कौन सी एक पुस्तक है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है? दीजिएगा जवाब। तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा बलबन ने। साथियों, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई इन चारों में से 3 पुस्तक हैं। एक पुस्तक वो है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है। आप हमें जवाब दे सकते हैं कि इनमें कौन सी एक ऐसी बुक है जो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी? आशिका, नुहसीफर, तुगलकनामा, आखिरी कलाम। समय बहुत है आपके पास, लगातार हमें आंसर देते रहें। और इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जानते हैं जिन्होंने तैयारी की है, क्योंकि है हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तब भी पढ़ाया जाता है, जब भारतीय इतिहास आप पढ़ते हैं तब भी पढ़ाया जाता है कि अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी हैं, कौन सी नहीं लिखी हैं। साथियों, बारी हमारी है, आपको जवाब देते हैं। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं आशिका, नुहसीफर और तुगलकनामा। और यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 18 का आखिरी कलाम। यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और मलिक मोहम्मद की प्रसिद्ध पुस्तक अवधी भाषा की पद्मावत, आखिरी कलाम भी उन्होंने लिखी। यहाँ आशिका, नुहसीफर और तुगलकनामा जो पुस्तक लिखी गई हैं वो अमीर खुसरो की हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि भारत को पृथ्वी का जो स्वर्ग बताया गया है वो नुहसीफर, जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, इसी पुस्तक में बताया अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं, खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय काला पानी,
अर्थात सेलुलर जेल के नाम का स्थान कहां था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी या दमन और दीव। इन चारों केंद्र शासित प्रदेश इस समय जो आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दमन और दीव में किस स्थान पर सेलुलर जेल थी, जिसका महत्वपूर्ण स्थान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था? यह प्रश्न दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा भी गया है। आप दीजिएगा जवाब 19A, 19B, 19C या 19D। क्या समझते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब। 19A, 19B, 19C, 19D लगातार आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। वेरी गुड। लाइव चैट के माध्यम से पूरा चैट बॉक्स भर रहा है। आप जुड़े रहें, खेलते रहें हमारे साथ। यह 50 मिनट का गेम आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आपको देते हैं जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बच्चों ने हमें दिया 19B। जी हाँ, अंडमान निकोबार ही वह केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से समुद्र के अंदर है और इसी में है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल के समय स्वतंत्रता संग्राम में जब पकड़ के लेके जाते थे लोगों को, तो पानी के जहाज से टापू पर बनी हुई जेल पर छोड़ देते थे। वह वहां से भाग नहीं सकते, क्योंकि चारों ओर समुद्र के अंदर एक टापू है जिस पर यह काला पानी सेलुलर जेल बनाई गई थी। वहां केवल नमक की रोटियां पानी के जहाज से फेंक दी जाती थी, जिसको खा करके अपने प्राणों को कुछ समय तक अपना जीवित रहते थे वो लोग, और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज उन्हीं के जो बलिदान है, जो उनका त्याग है, वह हमारे ऊपर एक कर्ज के समान है। हम उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन चारों व्यक्तित्वों में, चारों महान विभूतियों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये आपको जवाब देना है। मैडम ब्लावत्स्की ऑप्शन ए है, एनी बेसेंट ऑप्शन बी है, मदन मोहन मालवीय ऑप्शन सी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन डी है। फटाफट दीजिएगा साथियों जवाब। हमें भी इंतजार रहता है आपके जवाब का कि कब आप उत्तर देंगे, और हम भी उसको कंपेयर करेंगे अपने आंसर से। और जब आपका सही उत्तर होगा तो निश्चित रूप से आप हमारे जो नाम की एक स्लेट बाद में दी जाती है, जो एक स्लाइड होती है जिस पर उन बच्चों के नाम लिखे जाते हैं जो आते हैं टॉप 5 में, उसमें आपका नाम भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको बतानी है कि चारों विकल्पों में किसने किया है, और सही जवाब बारी हमारी आपको सौंपते हैं 20C। जी हाँ, माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और उस सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदल करके उसका विस्तार किया और उसको मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 8 पर इस समय है। आगे बढ़ेंगे। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। विश्व इतिहास में किसे लौह एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी मुसोलिनी। जी हाँ, दीजिएगा जवाब। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक महान व्यक्तित्व ऐसा है जिसे हम जानते हैं लौह एवं रक्त नीति के लिए? लाइव चैट में बने रहें हमारे साथ साथियों और जवाब दें 21A, 21B, 21C, 21D। इनमें जो भी विकल्प सही होगा आपको बता दिया जाएगा कुछ ही समय के बाद, और उस व्यक्तित्व का नाम आपको बताना है कि जिसको विश्व इतिहास में लौह एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता है। बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन या मुसोलिनी। हम तक आंसर पहुंचे हैं आपके, बारी हमारी है। आपको सौंपते हैं सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जी हां, बिस्मार्क। ऑटो हॉन बिस्मार्क ही वो व्यक्तित्व है
जिसको कहा जाता है लौह एवं रक्त नीति का प्रयोग करने वाला? साथियों, बिस्मार्क ने एकीकरण किया जर्मनी का। वहीं यदि हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारत में लौह एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता है बलबन को, और वही लौह एवं रक्त नीति का परिचय यदि हम विश्व इतिहास में लें तो वो हमें मिलता है बिस्मार्क के नाम से जर्मनी की क्रांति में। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। देश में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी है संसद के द्वारा। आपको बताना है चारों विकल्पों में कि कौन सी एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आकलन किया जाता है, गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। जवाब दीजिएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या संसद के द्वारा। चारों विकल्पों में आप क्या समझते हैं? भारत की कौन सी संस्था हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल राशन कार्ड बनते हैं उसका अर्थ है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली भारत की जनसंख्या का आकलन किस संस्था द्वारा होता है? आपके जवाब हमें मिल गए हैं, बारी हमारी है आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नीति आयोग, जिसे 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग जिसका गठन 1950 में हुआ, और साथियों योजना आयोग को ही 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीति आयोग नाम दिया, और इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा वही भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, अर्थात प्रधानमंत्री। नीति आयोग ही तय करता है, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उसका आकलन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? सवाल अर्थशास्त्र से है, आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। बंद अर्थव्यवस्था में केवल आयात किया जाता है, ऑप्शन बी है केवल निर्यात किया जाता है, ऑप्शन सी है ना निर्यात किया जाता है ना आयात होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 23 का लाइव चैट में जब तक आपके आंसर आ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में संपूर्ण हिंदी के अभी जो चल रही है उसके शुरू के 5-6 अध्याय हो चुके हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की जानकारी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिलेगी साथियों। और यदि आप खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 1 से लेकर के 8वें तक सभी को देखना चाहते हैं तो आप अवश्य देखें प्लेलिस्ट अमित कुमार तेवतिया यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, समय होता है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि आप भी जुड़ें अमित कुमार तेवतिया चैनल से और नई जानकारी हासिल करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन तय करें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब सी ऑप्शन, अर्थात ना निर्यात किया जाए ना आयात किया जाए। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन के तहत जो देश ना निर्यात में हिस्सा लेता है ना आयात में हिस्सा लेता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न विज्ञान से है, नेफ्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पुनः प्रश्न सुन लीजिएगा, नेफ्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क का, ऑप्शन बी हृदय का, ऑप्शन सी नेत्र का, ऑप्शन डी गुर्दे का। इनमें बताइएगा कि नेफ्रोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है इसमें किसका अध्ययन होता है, ब्रेन का, हार्ट का, आइस का या किडनीज का। चारों विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्पों में दीजिएगा जवाब। आप क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या है?
साथियों लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं लाइव चैट में, आप बने रहें हमारे साथ। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज शुभकामनाएं हम आपको लगातार दे रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो आपका भविष्य है उसको उज्जवल करें। भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर बनी रहे। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 आप अमित कुमार तिवतिया के साथ इस समय खेल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब जो हमें मिला है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, गुर्दे का। क्योंकि नेफ्रोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो गुर्दे का होता है। गुर्दे की जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होती है, यदि आपने पढ़ा है। और यह हमारे शरीर में रक्त को फिल्टर करने का काम करते हैं। और यदि गुर्दे खराब हो जाएं तो कृत्रिम रूप से रक्त का फिल्टर करना डायलिसिस कहलाता है। साथियों, अर्थात नेफ्रोलॉजी ही विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं गुर्दों का। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600 एंड ऑप्शन डी 640। आपको बताना है कि क्या सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 25 का। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लाइव चैट में लगातार आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं और लगता है कि जैसे सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पूछा था कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, जी वो प्रश्न आपका आ चुका है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये भी आ गया है। अब प्रश्न है मनुष्य शरीर में मांसपेशियों की संख्या आपको बतानी है। वेरी गुड, दीजिएगा जवाब। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? आपके जो जवाब हैं वो लगातार हमें मिल रहे हैं लाइव चैट में। साथियों बने रहें, क्योंकि मात्र 5 प्रश्नों की बात और है। और आप पहली बार बड़ा डिसाइड करने में दिक्कत रहा, क्योंकि कई बच्चों के जो क्वेश्चन थे वो बराबर सही आ रहे थे। यही कंपटीशन होता है और यही आनंद है इस खेल का। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ना भूलें, खेलो खेल ज्ञान का मेरुदंड होगा आपकी प्रतियोगी परीक्षा में। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 640 से 850 के बीच हो सकती हैं मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में। अतः यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन सा एक तना नहीं है? आपको बताना है चारों विकल्पों में। ऑप्शन ए है करेला, ऑप्शन बी घिया, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी खीरा। इन चारों विकल्पों में कौन सा एक ऐसा विकल्प है कि जो तना नहीं है? करेला, घिया, मूली या खीरा? दीजिएगा जवाब। 26A, 26B, 26C या 26D। किस प्रश्न पर आप टिकते हैं? कौन सा जवाब आपका सही है? साथियों लगातार दीजिएगा जवाब। कुछ बच्चों इसमें असमंजस में रहेंगे कि करेला, घिया, मूली, खीरा में तना 3 तने हैं और 1 तना नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा एक तना नहीं है। सही जवाब हमें लगातार मिल रहे हैं। वेरी गुड। साथियों बता दें आपको सही जवाब क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, अर्थात मूली। करेला, घिया, खीरा, यहां तक कि अंगूर भी तने के अंतर्गत ही आता है, जबकि जो मूली है, शकरकंद है, सलजम है, ये जड़ के रूप में आती हैं। तो यहाँ जो तना पूछा गया था, करेला भी तना है, घिया भी तना है और खीरा भी तना है। यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि मटर का कौन सा भाग खाया जाता है तो हमें जवाब देना है पत्ती। जो मटर है वो पत्ती होती है। यदि लौंग पूछा जाए तो लौंग जो है वो एक कली है। यदि पूछा जाए कि केसर में कौन सा एक खाने योग्य है तो वहाँ वर्तिकाग्र होता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 8 का अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। 27। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? जी हां, कार्बन की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया गया लोहे का। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लोहा है जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए पिटमा लोहा, ऑप्शन बी मिश्र इस्पात, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी
ढलवां लोहा। तो दीजिएगा जवाब कि किस प्रकार के आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, ध्यान से देखें और जो आपको लगे कि हाँ ये है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, वही आपको जवाब देना है। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जब कार्बन के वर्गीकरण के आधार पर लोहे को बांटा जाता है तो वह 4 भागों में बढ़ता है। एक वह है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है और 3.5 से भी ज़्यादा लोहा जो कार्बन है वो लोहे में होता है। तो आपको बताना है कि सबसे कम किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा है। तो सही जवाब आपको दे देते हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, पिटवा लोहा, जिसमें 0.25% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। और यदि आगे बढ़ेंगे तो एक क्रमागत तरीके में लिखे गए हैं, फिर होगा 2.5 से ज़्यादा होगा, 0.3 से भी अधिक होता है मिश्रण अनुपात में। फिर आगे इस्पात है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, इसमें जंग नहीं लगता, इसमें और भी ज़्यादा होता है। और ढलवां लोहे में सबसे अधिक होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर न्यूनतम मात्रा जो है कार्बन की वो होती है पिटवा लोहे में 0.25% से लेस देन। आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों ध्यान से सवाल सुने कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल और ऑप्शन डी है ग्लाइकोलिक अम्ल। इन चारों एसिड्स में कौन सा एक ऐसा एसिड है जो चींटी, ततैया या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। लगता है कि सभी बच्चे जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो साथियों दीजिए जवाब और हम भी तैयार होते हैं कि आपको सही जवाब बताएं आपके उत्तर आने के कुछ क्षण बाद, जिससे आप मैच कर पाएं। यहां बिल्कुल डाउटफुल नहीं रहना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब सबसे पहले किसने दिया, तो इस वीडियो को समाप्त होने के बाद में आप पुनः क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं और जब क्वेश्चन नंबर 1 की आप चैट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे जो चैट खुलेगी वो क्वेश्चन नंबर 1 के विषय में होगी। यदि आप क्वेश्चन संख्या 2 पर हैं तो वहां क्वेश्चन संख्या 2 की चैट होगी। 3 में 3 का चैट होता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में पहला सबसे पहले जो सही जवाब था वो किस बच्चे का आया है। यहां 28 में सही जवाब हमें मिला ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हां, मेथेनोइक अम्ल या इसे हम फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, या बिच्छू के डंक में कहें, ततैया के डंक में कहें, मधुमक्खी के डंक में कहें, तो सभी में मेथेनोइक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल की अधिकता जो होती है वह सेब में होती है, जबकि ग्लाइकोलिक अम्ल एक महत्वपूर्ण एसिड है जो पाया जाता है गन्ने में। बढ़ते हैं आगे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, कारण फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केशिकत्व, ऑप्शन नंबर बी श्यानता, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव या ऑप्शन नंबर डी है आपका वायुदाब। दीजिएगा जवाब, वर्षा की बूंद के गोल होने का कारण क्या है। केशिकत्व, शांता, पृष्ठ तनाव या वायुदाब। इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जिसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। लगातार जवाब हमें मिल रहे हैं और इस प्रश्न को भी लगता है कि अधिकतर बच्चे हैं जो जानते हैं कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, और बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। साथियों लगातार बने रहें आप हमारे साथ लाइव चैट के माध्यम से। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे बिल्कुल ना भूलें, खेलो खेल ज्ञान का हम लेकर के हाजिर हो जाते हैं और लाइव चैट के माध्यम से आप हमें उत्तर देते हैं। कुछ समय बाद निर्णय हो जाता है कि कौन है प्रथम, जिसे हमारे कम्युनिटी टैब के द्वारा आप देख सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किस बच्चे ने प्राप्त किया है। और लगातार बच्चे जो पहले एपिसोड जीते हैं वो मेहनत करते हैं, आगे और मेहनत होती है, आप भी करें और फटाफट आंसर दें। ऐसी जगह बैठ कर के यदि आप नेट चलाते हैं जहां नेट की स्पीड अच्छी है तो आपका आंसर सबसे पहले पहुंचेगा निर्णायक मंडल के पास। बारी हमारी, आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हां, पृष्ठ तनाव।
सरफेस टेंशन ही कारण है वर्षा की बूंद के गोल होने का। आगे बढ़ते हैं, देखें अपनी स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 8 का अंतिम प्रश्न संख्या 30। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार वर्ष 2019 किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए है रामवंजी सुतार, ऑप्शन बी है डेविड एटनबरो, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन डी है नसीरा शर्मा। इन चारों विकल्पों में यदि आप जानते हैं तो हमें जवाब दें कौन सा एक विकल्प सही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? 30A, 30B, 30C या 30D? साथियों, लगातार आपके ऑप्शन जो है उत्तर हमें मिल रहे हैं। 30A, 30B, 30C, 30D के रूप में ही आंसर दें, वही काउंट होगा। यदि आप सिंगल ABCD लिखते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। एक से अधिक बार CCC लिखते हैं वह भी काउंट नहीं होता है। यदि आप आंसर का नाम लिखते हैं तो वह भी काउंट नहीं होता है। आपको सीधा लिखना है क्या जवाब है। प्रश्न संख्या 30 का बारी हमारी है, आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, यह रहे 30 प्रश्न जिनके जवाब सहित आपको सौंप दिए गए हैं। आप तैयारी करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। वीडियो ऑफ करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक अंतिम संदेश ये भी ध्यान आप रखें कि कोरोना महामारी के चलते जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को एक बॉक्स में बंद कर दिया है, जो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना अनिवार्य है, क्योंकि यही आपके जीवन को बदलने का एकमात्र सहारा है। करना क्या है? बुक्स उठाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं हिंदी की एक ऐसी वीडियो जिसमें संपूर्ण हिंदी आप की जो है तैयार होगी मात्र 30 से 40 मिनट में। लेकिन आपको उस वीडियो के लिए कॉपी पेंसिल लेके बैठना अनिवार्य होगा, जिससे आप उसको लिख सकें और तैयारी कर सकें। अब दीजिएगा अनुमति मुझे और मेरे सहयोगी को, फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो के विषय में कमेंट्स अवश्य करें, शेयर करें। इन्होंने अभी जो चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दीजिएगा विदा। जय हिंद, जय भारत।